कल जितना भी करवाए हैं उसमें से किसी को कुछ पूछना है या समझ में नहीं आई हो, एक बताएंगे। और कौन कौन सा था? गोर्ज, कैनियन, भी आकार घाटी, और बताइए। क्षिप्रिका या उछलिका, यही था ना? दोनों एक ही कहते हैं, ठीक है। जलप्रपात के बाद जलगर्तिका के बाद यहां तक कंप्लीट है ना? किन्हीं को इसमें से कोई दिक्कत नहीं है? गोर्ज, कैनियन, भी आकार घाटी, क्षिप्रिका, उछलिका, जलप्रपात, संरचनात्मक सोपान, जल और क्या है, जलगर्तिका या अवनमन कुंड था ना? एंड लास्ट नदी वेदिका तक हम लोग कर चुके हैं। 10 स्थलाकृति इसमें पढ़ाएंगे, ठीक ना? कितना? 10 टोपोग्राफी, पर्वत स्कंद, इंटरलॉकिंग। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? पर्वत स्कंद। और सबसे बड़ी चीज है कि ये सभी किस प्रकार की स्थलाकृति है, निक्षेपात्मक है या अपर्दनात्मक है, किस प्रकार का है? आवाज बोल्डनेस होना चाहिए आवाज में। अपर्दनात्मक है, इरोजनल फीचर है, इरोजनल टोपोग्राफी है, ठीक है। क्या हो गया? ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। इधर कर दीजिए थोड़ा सा, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। क्लियर? इनको सही में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि सबसे लास्ट में। एक दो बेंच वहां लगवा देते आगे में, वो बेटर रहता। छोटा वाला बन रहा है क्या? नहीं, मतलब वहां एक लग जाता ना सामने से, इधर छोटा वाला लग जाता ताकि इधर ज्यादा हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये इरोजनल टोपक स्थलाकृति है। कौन सा एजेंट का? किस एजेंट का? रनिंग वाटर का, मतलब नदी का, ठीक है। किसका है? नदी का, रनिंग वाटर। पर्वत स्कंद क्या होता है? इसमें कुछ होती नहीं है, सिर्फ ये भी संरचना से संबंधित है।
इससे कुछ फिगर से मैसेज मिल रहा है आप लोगों को? क्या मैसेज कर रही है ये? बहुत अच्छा जवाब है कि जहां जहां कठोर चट्टाने हैं उसको काट नहीं पा रहा है नदी, और इसका मतलब है कि रास्ता ही बदल देता है। और फिर जैसे कि यहाँ कठोर चट्टाने था, यहाँ काट नहीं पाया, रास्ता बदल करके इधर आ गई, फिर यहाँ अगेन कठोर चट्टाने, इसको काट नहीं पा रहा है, रास्ता बदल रही है। जहां जहां कठोर चट्टाने मिल रही है, अपना रास्ता उसको काट नहीं पा रहा है, अपर्दन नहीं कर पा रहा है, अपना रास्ता को बदल रही, अपना मार्ग को बदल रही है, ठीक ना। इस प्रकार से ये कोई जरूरी नहीं है कि सेल संरचना पे डिपेंड करता है कि नदी, किसी नदी का विसर्प होना मिएंडरिंग। अब इस तरह से सेल संरचना है तो हो सकता है कि यूथफुल स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में ही नदी इस प्रकार से लहराते हुए चलेगी, लेकिन ये इसकी काबिलियत नहीं होगा। कहने का मतलब इसका अपना कैरेक्टर, अपना फीचर नहीं है। किसके द्वारा ये हैंडल हो रहा है? ये पर्वत पे जो संरचना है, सेल की संरचना है कठोर और मुलायम चट्टानों का, जिसको इरोज नहीं कर पा रहा है, अपर्दन नहीं कर पा रही है नदी, अपना रास्ता बदलते हुए बह रही है, ठीक ना। तो ये सेल संरचना के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि यूथफुल स्टेज में ही नदी विसर्प हो गई है। क्लियर? इसको देख लीजिए, फिर लिखाते हैं इसका। जिधर ढाल मिल रहा है उधर अपना लहराते हुए चल रही है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि नदी विसर्प हो गई है यूथफुल स्टेज में। पहाड़ पे ही 3 स्टेज है ना नदी का। नदी का 3 स्टेज था, यूथफुल था, प्रौढ़ा था ना, प्रौढ़ावस्था था, और एक जीर्णावस्था मतलब वृद्धावस्था थी, जहां डिपोजिशन का काम सिर्फ होता है, ठीक है। तो जहां डिपोजिशन का काम होता है, दूसरी बात क्या, फर्स्ट स्टेज में नदी मिएंडरिंग, मतलब रिवर मिएंडरिंग समझ में आता है? रिवर मिएंडरिंग क्या होती है? रिवर मिएंडरिंग विसर्प होता है। अब बोलिए। लहरा करके चलना। अब पानी को आप ऐसे एग्जांपल घर पे भी ले सकते हैं, पानी को किसी इस स्लोप में गिराइए, ठीक ना, इस स्लोप में पूरा खड़ी, क्या वो लहरा करके चलेगी पानी? वो डायरेक्ट स्ट्रेट वे में जाएगा। दैट वाज एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ, एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ दैट रिवर्स। उस नदी का वो अनुमानित मतलब एक्सपेक्टेड पाथ होगा कि उसी रास्ते से वो डायरेक्ट नीचे गिरेगी। लेकिन जैसे ही इसको फ्लैट स्पेस में गिराइएगा ना, तो पानी इधर उधर भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है स्लोप पे। तो लास्ट में जो सबसे लास्ट स्टेज जो होता है नदी का, वो कौन सा होता है? मिएंडरिंग विसर्प का। ये लिख लिया है ना सभी लोग? पर्वत स्कंद के बारे में लिख लीजिए 2 मिनट, थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाइएगा। पर्वत स्कंद एक ऐसी संरचना या एक ऐसी स्थलाकृति है, पर्वत स्कंद एक ऐसी स्थलाकृति है जो नदी के युवा अवस्था में ही देखने को मिलती है, जो नदी की युवा अवस्था में ही देखने को मिलती है। इस स्थलाकृति में इस स्थलाकृति में नदियां मुलायम चट्टानों को काटती हुई, इस स्थलाकृति में नदियां मुलायम चट्टानों को काटती हुई एक लहरेदार या विसर्प अवस्था में पहुंचती है। विसर्प अवस्था में पहुंचती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि नदी युवा अवस्था में ही
लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि नदी युवा अवस्था में ही विसर्प मार्ग को अनुसरण किया हो। विसर्प मार्ग को अनुसरण किया हो, बल्कि इसके पीछे मुख्य कारण यह होता है, बल्कि इसके पीछे मुख्य कारण यह होता है कि पर्वतों की शैल संरचना कठोर और मुलायम चट्टानों से संबंधित है। पर्वतों की शैल संरचना कठोर और मुलायम चट्टानों से संबंधित है। ठीक है, पर्वत स्कंद इसके नीचे लिख लीजिएगा। कौन सा है? टोपोग्राफी है। इंटरलॉकिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? कितना हो गया? 8 कंप्लीट। 8 को ये ध्यान जरूर रखना है कि ये सभी अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, रनिंग वाटर का, बहता जल का। एंड लास्ट में नदी किस अवस्था में पहुंच जाएगी? ध्यान रखिएगा, ये सभी एक बार फिर से हम नदी की टोटल जो है मार्ग है, टोटल उसकी अवस्था है, 3 अवस्था से वो भी गुजरती है। यूथफुल स्टेज, मैच्योर आती है प्रौढ़ावस्था, और एक ओल्ड स्टेज में नदी पहुंच जाती है। जिस तरह से मनुष्य का जीवन काल होता है, इसी प्रकार नदियां का भी, और वो इसी प्रकार से किसका भी अपर्दनात्मक चक्र भी पढ़ाया है। अपर्दन जो चक्र पढ़ाया है, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, उसका भी 3 चक्र है ना, 3 फेज है, 3 फेज में बांट करके पढ़ाए थे। इस प्रकार नदी का भी वही फेज चलेगा, यूथफुल, उसके बाद फिर क्या आ जाएगी? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। ठीक है, तो सभी स्थलाकृति का निर्माण जो हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ युवावस्था में हुआ है। हम इसको बांटेंगे, कैटेगराइज करेंगे। अभी सिर्फ हम अपर्दनात्मक स्थलाकृति पढ़ रहे हैं, ठीक ना? तो किस किस स्टेज में किस किस चीज का निर्माण हो रहा है वो चीज देखेंगे। गॉर्ज कैनियन कहाँ हो सकता है? यूथफुल में या मैच्योर में? यूथफुल में, क्योंकि ये डाउन कटिंग करती है, वर्टिकल इरोजन करता है, तलीय अपर्दन करता है, हेडवर्ड इरोजन करता है। और हेडवर्ड इरोजन करता है, इसका मतलब जलप्रपात भी वही बनेगा, गॉर्ज कैनियन भी आकार की घाटी वही बनेगी, ये सभी चीजें। लेकिन संरचनात्मक सोपान वहां भी बन सकती है, यूथफुल स्टेज में भी बन सकती है। जल गर्तिका यूथफुल में बन सकती है, वहां भी बन सकती है, और नीचे भी बन सकती है। नदी वेदिका, अब नदी वेदिका से थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपको, इसलिए बदलना पड़ेगा। अच्छा, निक पॉइंट कल बता दिए थे क्या? लिखवा दिए हैं? लिखवा दिए हैं, स्थलाकृति लिखवाए नहीं, समझाए हैं, इसलिए उसको नहीं लिखवाए हैं कि निक पॉइंट, नदी वेदिका, ये सभी जो चीजें होगी ना, रिजुविनेशन नवोन्मेष के आधार पे होगा ये, इसलिए उसका एक अलग कैटेगरी बांटेंगे। ठीक है, इसलिए उसको नहीं करवाएं। मीएंडरिंग, लास्ट टोपोग्राफी कौन सा है? मीएंडरिंग नदी विसर्प। पहले इसको अच्छी से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर लिखा देंगे, ठीक है? विसर्प का मतलब होता है लहरा करके चलना। क्या है? लहरेदार अवस्था में, इस तरह से जिगजैग अवस्था में सांप की तरह लेट करके चलना,
वो इसको कहते हैं विसर्प। और ये किस, जैसा नाम से ही लग रहा है ना, मतलब ये किस अवस्था में ऐसा कर सकती है नदी? यूथफुल में, मैच्योर में, या फिर ओल्ड में? क्यों करेगी? पहला इसका जो सटीक आंसर होगा, उसकी वेलोसिटी, उसका वेग, उसकी गति कम गई है। क्यों? कि 3 स्टेज था, और 3 स्टेज में 3 फेज में ये तो पर्वत पर से उतरती है, उसके बाद फिर मैदानी भागों में चलती है, और सबसे ज्यादा नीचे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यही अवस्था लगभग है। ठीक है ना? तो जैसे यहां से नदी उतरती है, इसकी तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ट्रांसपोर्टेशन पावर क्या होगा, इस बहुत ज्यादा होगा। और कितना होगा? 64 गुना, है ना? गिलवर्ट महोदय थे, बताए थे बहुत बार यहाँ की इरोजनल इरोजनल कैपेसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशनल कैपेसिटी। इरोजनल कैपेसिटी कितना है? वेलोसिटी का स्क्वायर है, और इसका कितना है? स्ट्रीम वेलोसिटी की 2 टू द पावर 6 है। ठीक ना? तो ये स्ट्रीम वेलोसिटी वहन करने की क्षमता 64 गुना बहुत ज्यादा वहन कर सकती है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। अगेन आती है मैच्योर स्थिति में, ठीक ना, प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है। प्रौढ़ावस्था में क्या कर सकता है? प्रौढ़ा अवस्था में इसकी क्या होगा? यहाँ तो वर्टिकल इरोजन हो रहा था, हेडवर्ड इरोजन हो रहा था, तलीय अपर्दन हो रहा था। मतलब अपर्दन साइड वाला नहीं था, क्या था? सिर्फ तली का अपर्दन कर रहा था, उसको डीप बना रहा था, डिपेनिंग कर रहा था। मतलब इसी कारण गॉर्ज का निर्माण हो रहा है और कैनियन का निर्माण हो रहा था। लेकिन जैसे ही नदी पर्वत से नीचे मैदानी भागों में उतरती है, अगर गंगा की बात करते हैं, गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक, और हरिद्वार से लेकर राजमहल पहाड़ी तक, हरिद्वार से लेकर के राजमहल पहाड़ी तक की स्थिति होगी, मैदानी भागों में उतर गई नदी। अब मैदानी भागों में जैसे उतरेगी, तो इसमें क्या हो सकता है? अब है कि जो डिपेनिंग कर रहा था, डीप बना रहा था अपने घाटी को, ये क्या करेगा? लैटरल इरोजन करेगा, मतलब घाटी को चौड़ा करेगा। अब जो डीप कर रहा था ना, अब इसको क्या करेगा? इसको इरोज करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत तीव्र धारा करंट जो था सबसे पहले बहुत बीच में बहुत ज्यादा था, इसलिए क्या कर रहा था? हेडवर्ड इरोजन के साथ साथ वर्टिकल इरोजन कर रहा था, तलीय अपर्दन कर रहा था। लेकिन जैसे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्या होगा? साइड साइड का अपर्दन करने लगेगा, लेटरल इरोजन करेगा। इसका मतलब है कि लेटरल इरोजन जैसे ही करेगी, तो इसका रास्ता भी चेंज हो सकता है, इसका मार्ग, नदी का भी मार्ग क्या हो सकता है? अब मान लिया सपोज दैट इरोजन इतना कर दिया यहाँ पे, इतना कर दिया कि नदी इधर घूम गई है, ठीक, फिर इधर टकरा करके फिर इधर जाएगी, समझ में आ रहा है? और फिर इस बाल को, मतलब इस साइड को इरोजन करेगा, करेगा ना, और फिर यहां से इरोजन करके फिर इधर आएगी। इसका मतलब है कि इस तरह से बन जाएगी नदी। किस अवस्था में स्टार्ट हो जाएगा? वरना प्रौढ़ा अवस्था में ही। अब इसको समझते हैं कि होती क्या चीजें हैं।
नदी किस अवस्था में पहुंची है, थोड़ा सा बताएंगे मुझे क्या चाहिए? डेफिनेटली, चूंकि अगर मान लिया हम युवावस्था की बात करते तो स्टेट वे में चलता और वर्टिकल इरोजन होता, लेकिन मुझे ये भी यहाँ बताना होगा आपको कि इरोजन कहाँ हो रहा है और डिपोजिशन कहाँ हो रहा है। सपोज दैट हम एक किनारा लेते हैं, इसको हम कहते हैं साइड ए और इसको कहते हैं साइड बी, ठीक ना? अब इसमें भी बांटेंगे, ध्यान से एक मिनट, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, अगेन फिर ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, अगेन फिर ये क्या होगा, ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। मतलब नदी जो है पूरी तरह से विसर्प नहीं है, लेकिन साइनस है, लहरेदार हो गई है, ठीक है, लहरेदार हो गई है। तो बताइए अपर्दन कहाँ हो रहा है और निक्षेपण कहाँ हो रहा है, मतलब इरोजन कहाँ हो रहा है, डिपोजिशन कहाँ हो रहा है, पॉइंट बताएं। निक्षेपण ए हो रहा है, निक्षेपण ए हो रहा है, सोच के बताना है। डेफिनेटली है, आपको ये ध्यान में रखना है कि धारा कहाँ टकरा रही है, कहाँ स्ट्राइक कर रही है, कहाँ हिट कर रहा है। धारा ए के पास हिट कर रहा है ना, तो जब हिट करेगा धारा तो क्या होगा, यहाँ पे इरोजन होगा ना, इसका मतलब ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, अपर्दन हो गया, और इसका मतलब है धारा की गति सबसे ज्यादा यहाँ होगी, और यहाँ क्या होगा, जो रेड हम किए हैं यहाँ पे क्या होगा, करंट क्या होगा, इसका गति तीव्र होगी या फिर लो होगा, गति यहाँ लगभग अस्थिर टाइप की हो जाएगी। इसमें धारा जो होगा ना, यहाँ धारा उतना तीव्र गति से नहीं चलेगा जितना धारा ये तीव्र गति से चल रहा है। इसका मतलब धारा इसीलिए यहाँ पे कम दिखाए हैं, ठीक ना? इसका मतलब है कि यहाँ डिपोजिशन करेगा, मतलब थोड़ा सा जो उसमें जल में घुला मिला मटेरियल पदार्थ है, इरोडेड मटेरियल है, डेवरिस है, यह कहाँ जाकर के, यहाँ जाकर के डिपोजिट करेगा, ठीक है, इसको भी यहाँ जाकर के डिपोजिट करेगा। लेकिन इरोजन जहां जहां, अब इरोजन यहाँ क्या करेगा, इरोजन करेगा कि नहीं, यहाँ भी क्या करेगा, इरोजन कर रहा है ना, अगेन यहाँ इरोजन कर रहा है, तो जहां जहां इरोजन करेगा, धारा जहां टकराएगी वहां इरोजन करेगा, और धारा जहां नहीं टकरा रही है वहां क्या करेगा, डिपोजिट करेगा, मतलब निक्षेपण करेगा। अब है कि इसका कॉनकेव यहां होगा या कॉन्वेक्स होगा, साइड स्लोप जो इसका होगा कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। कॉनकेव मतलब अवतल और कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, तो यहाँ उत्तल वैली होगी, उत्तल ढाल होगा या फिर अवतल ढाल होगा, सोच के बताना है, इमेजिन करनी है। यहाँ पे किस प्रकार का ढाल होगा, सोच के बताना है, फिर बोल रहे हैं, यहाँ पे किस प्रकार का ढाल होगा और यहाँ पे किस प्रकार का ढाल होगा। हम नाम बताइए, ए जो पॉइंट है जहां जहां हम ए डिनोट किए हैं वहां उत्तल होगा या अवतल ढाल होगा, अवतल ढाल होगा। क्यों? क्योंकि नदी इस साइड को, इस दीवार को क्या कर रही है, एक काट रही है, काट करके एक गुफा की तरह बना रही है, गुफा की तरह बना रही है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्लिफ साइड स्लोप, क्या कहेंगे, क्लिफ स्लोप साइड कहेंगे ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इसका मतलब है कि जो अवतल ढाल होगा और यहाँ पे क्या होगा, बी पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि डिपोजिट किया है और यहाँ ढाल खड़ा भी नहीं होगी, क्या होगा, जेंटल स्लोप होगा, मंद ढाल होगी, और क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, उत्तल ढाल होगा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, स्लिप स्लोप। अवतल ढाल कहाँ, ए पॉइंट पे बनेगा, ठीक है, और बी पॉइंट पे क्या बनेगा, जहां डिपोजिट हो रहा है, उत्तल ढाल बनेगा, मंद ढाल बनेगी, ठीक है।
मंद ढाल या उत्तल ढाल, और यहाँ अवतल ढाल या खड़ी ढाल लिख सकते हैं। इसको पहले ठीक से ड्रा कीजिएगा, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही कीजिएगा। जहां अवतल ढाल है अवतल ही बनाना है, जहां उत्तल है उत्तल ही बनाना है, सोच समझ के बनाइएगा थोड़ा सा। हो गया? सभी लोगों को हो गया है? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? स्लिप साइड स्लोप कहाँ होगा? जहां उत्तल ढाल होगी, जहां डिपोजिशन होगा, और जहां अपर्दन होगा, जहां नदी का करंट तेज है, नदी की धारा जो है बहुत तेज है, वहां अपर्दन होगा, और वहां क्लिफ स्लोप साइड है। कौन सा है? क्लिफ का निर्माण होगा मतलब वहां पे। और यहाँ स्लिप स्लोप साइड है, मतलब जेंटल स्लोप इसको कह सकते हैं। जेंटल स्लोप है। क्लियर? आगे बढ़े। अब ये समझ में अगर आ गया होगा तो अब इसका 3 फेज होता है। ये तो थोड़ी सी लहरेदार, बहुत ज्यादा नहीं हुई है। ये क्या है? एक साइनस इसको बोल सकते हैं, सिर्फ एक लहरी वेव ही है ये मतलब।
अभी इसको मिएंडर नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका दोनों आर्म जो है अभी मतलब दे आर नॉट क्लोज नहीं है, एक दूसरे से क्लोज अभी नहीं आया है, ठीक ना। जब मिएंडर पूरी तरह से हो जाएगी, जहां ऑक्सबो और हॉर्सशू का निर्माण होगा, वहां इसका दोनों आर्म है एकदम सट जाएगा लगभग। इसको दिखाते हैं किस तरह से होता है। अब इस एक सेक्शन को हम काटते हैं, किसको, एक सेक्शन को कहां से काटते हैं, यहां से। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इस सेक्शन को काटे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ तो अपर्दन हो रहा है, यहाँ निक्षेपण हो रहा है। अब यहाँ बताइए मुझे कि अपर्दन यहाँ कहाँ कहाँ हो रहा है। ए नंबर पे अपर्दन हो रहा है, यहाँ भी ए नंबर पे अपर्दन हो रहा है। अब नदियां कुछ ज्यादा विसर्प हो गई है, लहरा करके बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक ना। इसको कहेंगे क्या, विसर्पित नदी, या नदी का विसर्पण होना, या नदी विसर्प, क्या कहेंगे, क्या चे, ठीक है ठीक है, मतलब यहाँ ज्यादा इरोजन कर रहा है, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा, समय अंतराल गुजरेगी, तो हो सकता है कि ये वाला सेक्टर को अपर्दित करते करते ये मिला सकता है कि नहीं। बहुत समय के बाद हो सकता है कि नदी अब इस रास्ता से जो बह रही थी, जो इतना घूम रहा था, विसर्प एकदम बहुत लहरेदार हो गया था, अब यहाँ डायरेक्ट इरोजन करते करते एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा ये काट देगा। काट सकता है कि नहीं काट सकता है। अब जैसे ही इसको काट देगा नदी, नदी का मेन धारा कहां से हो जाएगी, अब इधर से गुजरेगी कि नहीं। ये सेक्टर तो क्या हो गया, खत्म हो गया ना। अब इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक, क्या कहते हैं,
क्यों कहेंगे? गाय का खुड़ जो होता है ना, घोड़े का जो सू होता है उसका देखते हैं ऐसा टाप होता है ना, घोड़े का जो टाप होता है सेम आकार का होता है, इसीलिए इसको ऑक्सबो शू कहेंगे, ये सॉरी हॉर्स वो हॉर्स हॉर्स शू कहेंगे, या फिर ऑक्सबो लेक कहेंगे। लेक इसलिए कहेंगे कि इसमें ऑलरेडी पानी रहेगा, रहता है कि नहीं रहता है, इसमें ऑलरेडी पानी रहेगा, और जब पानी रहेगा तो इसको लेक कहेंगे। और ये आकार है, ये आकार की जो इसकी शेप है गाय की खुर के समान, इसकी इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऑक्सबो लेक कहेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गोखुर झील। क्या कहेंगे? गोखुर झील लिख लीजिएगा। अब थोड़ा सा अगर और डीप में जाना है तो इसको ऐसे समझ लीजिए, ये तो लहरदार है, इसको मेंढर अभी नहीं कह सकते हैं, ये थोड़ा सा लहरेदार हुआ है, ठीक ना। अब इसकी एक इंडेक्स है 1 से 1.3, इसका जो एक्सपेक्टेड पाथ है जो चलना चाहिए उससे थोड़ा सा अगर डेविएट होता है तो जो डिग्री है, डिग्री का डेविएशन का जो डिग्री है, जितना डिग्री डेविएट हो रहा है, अगर 1 से 1.3 तक है तो इसको क्या कहेंगे? साइनस कहेंगे। क्या कहेंगे? लहरेदार नदी सिर्फ अभी कहेंगे। और जैसे ही 1.3 से इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, इसकी इंडेक्स ज्यादा हो जाता है, इसको क्या कहेंगे? विसर्प कहेंगे, मियंडरिंग कहेंगे। और मियंडर जो है तुर्की में एक नदी थी, ठीक ना, उसी के आधार पे इसको नाम दिया गया है मियंडर, मियंडरिंग, और वो बहुत लहरेदार है। अभी दिखाते हैं। हाँ, जिसका अनुपात 1.3 से ज्यादा हो जाएगा तो वो विसर्प कहलाने लगेगी, एकदम मियंडरिंग कहलाने की, गोखिर झूल का झील का निर्माण होगा। अब नदी जो है ना बहुत सारा चैनल बना लेगी, अब उसको ब्रेडेड या गुम्फित नदी कहते हैं, बताते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है ना सभी को? हो गया है। आपको इसका दोनों आर्म को सटाना था, आप ज्यादा फर्क कर दियो, थोड़ा सा सटाना था उसको, तब तो ही रोज कर पाएगी ना। हम बहुत ज्यादा सटाए हैं ना इसको, दोनों आर्म को, ये क्या है, थोड़ा सा क्लोज लाना है। हो गया है। आगे बढ़े। गोखुर झील को ऐसा बनाना है कि ये कट जाएगा, कहने का मतलब ये अलग टोपोग्राफी बन जाएगी। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। क्या है, आप लोग बम पड़ाका फोड़ रहे हैं?
ये क्या है? गुम्फित नदी है। गुम्फित नदी ये हो गई है। एक किस स्टेज में बनेगी ये नदियां? सबसे लोअर स्टेज में, जीर्णावस्था में, वृद्धावस्था में, जहां डिपोजिशन कर दिया है, मतलब डेल्टा का निर्माण जहां स्टार्ट हो गया है लगभग, अब वहां इसकी वेलोसिटी जो है, स्ट्रीम वेलोसिटी बहुत कम गया है। इतना कम गया कि ट्रांसपोर्टेशन से पावर सिर्फ इसमें बचा जो था वो डिपोजिट कर रहा है। अब इरोजन तो खैर कर ही नहीं सकती। अब इसका मतलब कि डिपोजिट जो किया है कि जहां तहां नदी अब जो है अब दूसरे जगह पे भी क्या कर रही है? लहरेदार चल रही है। मतलब जहां भी कठोर चट्टान डिपोजिशन हो गया उसी को रास्ता को फॉलो नहीं करती, बल्कि जहां इसको अब जगह मिलता है, होता है ना कि आदमी जब एकदम जो करते ना एकदम बहुत ड्रंक हो जाता है तो क्या होता है, उसको कुछ भी जहां भी बैठाइएगा ना गिर जाएगा। सेम सिचुएशन इसका हो गया है। आप ही का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो आप बात कर रहे थे आप, मतलब इसके पास ये क्षमता अब नहीं रही, एकदम नहीं, ठीक ना, कि इरोजन कर सके। वर्टिकल तो दूर की बात है, लेटरल इरोजन भी नहीं कर सकती है। सिर्फ इसका काम बच गया है डिपोजिशन करना, और डिपोजिशन जो किया है अब अलग अलग तरह से इसको गुम्फित नदी कहेंगे, क्योंकि इसका मार्ग अब क्या हो गया है, अब इसके अनुसार नहीं चल रही है, अब उसके अनुसार चल रही है। लिथोलॉजिकल संरचना मतलब सेल संरचना के आधार पर अब चल रही है। ये गुम्फित नदी इसको कहते हैं। अटेंड टू किसका? गोखुर झील, ये दोनों में बनेगी। हाँ, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो फेज 1 में नहीं बन सकती है क्योंकि वर्टिकल होता है, 2 में बहुत कम, 3rd में ज्यादा। हम इसका तीनों फेज लिखा देंगे नदी का कि तीनों में कौन कौन सा स्थलाकृति है। क्या चीज? ये गुम्फित नदी है, ब्रैडेड रिवर है। अब मान लिया यहां भी ऑक्सबो नहीं बनेगा। अगर मान लिया ये धारा यहां से चल रही है, ये धारा यहां से चल रही है, फिर अगर ये धारा घूम करके यहां आती है, ये धारा यहां से आ रही है, तो फिर इस तरह से एक सू का निर्माण करेगा ना, तो फिर यह स्थिति हो जाएगी, गोकुर झील बनेगा। यहाँ पे ब्रैडेड रिवर हो गई है, बहुत ज्यादा हाईली मियंडरिंग वो वाला था। उससे पहले ये स्थिति आती है, और सबसे पहले तो वो लहरेदार वाला था। हो गया यहाँ तक? ये समझ में नहीं आई? बताते हैं, अभी ड्रॉ कर लिए हैं सब चीज। थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाइएगा तब ना समझाएंगे। कंप्लीटेड? गुम्फित, गुम्फित नदी। हो गया, सभी को कंप्लीट हो गया है ना? हाँ, किसको समझ में ये नहीं आया आपको? इसमें कुछ नहीं है। नदी अब किस अवस्था में पहुंची है? अब लास्ट ओल्ड अवस्था में पहुंच गई है, जहां की इरोजन अब नहीं हो सकता। इसके पास ये क्षमता अब नहीं रह गई है कि मिट्टी को कटाव कर सके, इरोड कर सके। तो पहला तो दो स्थिति बनती है,
अब है कि जब इसके पास वर्टिकल तो छोड़ दीजिए, वर्टिकल तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि वर्टिकल कहां से संबंधित है, वो यूथफुल स्टेज से। लेटरल जो मैच्योर में आई थी, लेटरल अब यहाँ ये भी नहीं कर सकती अब थर्ड स्टेज में। जब बुढ़ापा आदमी आ जाता है, किसी का आदमी का जब बुढ़ापा आ जाता है, आप समझ सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। जो युवावस्था में कर रहा था, संभव है वो चीजें? नहीं ना। तो ये चीजें, यही स्थिति यहाँ भी आ गई है। ओल्ड स्टेज में नदी पहुंच चुकी है, अब यहाँ सिर्फ क्या करेगा, डिपोजिट करेगा। और जो डिपोजिट किया है, मतलब जो डेल्टा का निर्माण कर रहा है, अब डेल्टा के निर्माण में उसको काटने की तो क्षमता है नहीं, तो जहां डिपोजिट कर दिया है, मान लीजिए चीजें डिपोजिट यहाँ कर दी, अब इसको काट करके तो नदी रास्ता नहीं बना सकती ना। अब देखता है कि जहां इसको थोड़ा सा भी स्लोप मिला है, चलो यार उधर से ही निकल जाते हैं। होता है ना ऐसा? सेम स्थिति होगी, जहां से इसको अब रास्ता निकल मिल रहा है, अब उधर से बेचारा घूम घूम करके चल रही है। इसका मतलब है कि दो धारा क्या होता है, अब यहाँ धारा बट जाता है, और यही धारा को बट जाना क्या कहलाएगी, गुम्फित रिवर कहलाएगी। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मेंडरिंग लिखिए। अब तीनों फिगर से क्लियर है ना? हाँ, सभी नदी विसर्प का ही पार्ट था। तीनों फिगर जो है ना, नदी विसर्प का ही पार्ट है। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, जानेंगे कि क्या है। फिगर से समझ में आ गया है ना, तो थ्योरी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सिर्फ थ्योरी हम लिखाते चले जाते तो फिर से हमको समझाना पड़ता है, इसलिए पहले फिगर से हम समझा लेते हैं ताकि दिमाग में चला जाए जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? अब आगे लिखना है कि मेंडरिंग, विसर्प, नदी विसर्प। नदी विसर्प एक प्राकृतिक प्रक्रिया है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्धारित होती है। इसके निर्धारण में अब निम्नलिखित कारकों लिखाए हैं, तो इसका मतलब नीचे में लिखाएंगे अब। ठीक ना, कौन कौन सा कारक है इसके निर्धारण में? शैल संरचना, शैल संरचना, स्थलाकृति, ढाल, शैल संरचना, स्थलाकृति, ढाल, वार्षिक वर्षा, नदी की अवस्था, अपर्दन चक्र, अपर्दन चक्र की अवस्था, अपर्दन चक्र की अवस्था तथा वनस्पति आदि महत्वपूर्ण है। इसका मतलब साफ है कि रिवर मिएंडरिंग है, बेंड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कोर्स ऑफ दैट रिवर्स। इस रिवर की जो लंबवत होती है, इसकी मार्ग है, उसमें बेंडिंग होना है। ठीक ना, मुड़ना है। इसमें क्या होना है? बेंडिंग होना है और मुड़ना है। इसी को क्या कहते हैं? नदी विसर्प भी कहेंगे। और अगर वेजिटेशन मान लीजिए ज्यादा जहां है, तो इसको अपर्दन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि अपर्दन और निक्षेपण दोनों के सम्मिलित प्रभाव इसमें है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नदी विसर्प, अतः नदी विसर्प अपर्दन और निक्षेपण का एक सम्मिलित प्रतिफल है।
अपर्दन और निक्षेपण का एक सम्मिलित प्रतिफल है इसको समझाना तो नहीं है कि साइड स्लोप सॉरी क्लिफ स्लोप साइड क्या है और जेंटल साइड स्लोप क्या है, ये लिख लिए ना ये सब, कहां कहां निर्माण हो रही है पता भी है कि स्लिप स्लोप साइड क्या कहता है और क्लिफ स्लोप साइड क्या कहता है। क्लिफ स्लोप साइड में इसकी वैली की जो घाटी होगी सॉरी जो वाल होगा, वाल ऑफ वैली होगा, ये क्या होगा, अवतल ढाल होगा, है ना, और इसमें क्या होगा, उत्तल ढाल होगा। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। नदी यहां से चल रही है और मान ली सपोज दैट ये स्ट्राइक टकरा रही है यहां से, तो इसको इरोजन करते करते ये क्या होगा, एक प्रकार से यहां तक मान ली इरोज कर देगा, ये करेगा कि नहीं, इरोज करेगा ना यहां तक। अब जैसे ही ये नदी की धारा है और ये दीवार से अगर मान ली टकरा रहा है सपोज दैट, तो कुछ दिन समय अंतराल होते होते इस पोजीशन तक ये इसको इरोज कर सकता है, अपर्दन कर सकता है, और जैसे ही यहां तक अपर्दन हो जाएगा तो इस रॉक का बेस कट जाएगा, आधार इसका खत्म हो जाएगी, और जैसे ही इसका आधार खत्म हो गया क्या होगा, ये अचानक धड़ाम से गिरेगा, होता है ना ऐसा। तो ये स्थिति बनती है, इसको काटते काटते इसको क्या करेगा, ये जमीन दोज कर देगा, इसको कहानी ही खत्म कर देगा। तो जैसे ही इसकी जमीन दोज करेगा, कहानी खत्म करेगी, फिर यहाँ आकर के इस तरह का स्ट्रक्चर फिर बनेगा, फिर नदी स्ट्राइक करेगी। इसका मतलब है कि बहुत समय होते होते ये पूरे के पूरे अस्तित्व को ही खत्म कर देगा, और जैसे पूरे अस्तित्व को खत्म कर देगा, इसका मतलब है कि यहाँ सरफेस जो है एकदम प्लेन बना देगा, और इसी प्लेन बना देने की प्रक्रिया को क्या लिखाए हैं, संप्राय मैदान लिखाए थे, संप्राय मैदान लिखा, पेनी प्लेन नहीं लिखाए हैं, समझाए हैं हम बहुत पहले भी समझाए कि पेनी प्लेन जो होता है ना, और उसमें मोनेट नॉक भी बताए थे कि पूरी तरह से संप्राय मैदान पूरी तरह से समतल नहीं हो सकता है, इसमें से कुछ चट्टानें जो होती है जिसको अभी भी क्या है, टीला के रूप में है, जिसको हम मोनाड नॉक कहते हैं, ठीक ना। तो लास्ट समझ में आ गया ना मियंडरिंग। अब है कि मियंडरिंग कितने प्रकार का होता है, मियंडरिंग समझ में आ गई ना कि विसर्प हो जाती है नदियां, और नदियां किस अवस्था में विसर्प होती है, मैच्योर में स्टार्ट होते होते ओल्ड अवस्था में बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसको फिगर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है चीजों से, कितना मेंढर हो गई, ये जंगल में अमेजन है, ठीक ना, ये जंगल है, जंगल में इस तरह से नदी किस तरह से देखिए विसर्प होकर के चल रही है। हाँ मतलब ये सैटेलाइट का इमेज होता है इसलिए ऊपर से खींचा गया है ना, इसलिए पता ऐसे चलता है। लेकिन इसमें जो बताया गया है कि देखिए डाउन स्ट्रीम क्या है, हेडवर्ड इरोजन क्या हो रहा है, हेडवर्ड इरोजन। इन सीजन का मतलब क्या होता है बताते हैं, अभी अभी आगे बढ़ना है हम लोग को। ग्रेजुअल इरोजन बार बार काट करके क्या कर रही है, मिला रही है। अब मान लिया इधर से भी कोई नदी आती है, इसको मिला लेते हैं ना एक बार में, यही मियंडरिंग है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे मियंडरिंग, समझ में आ गया ना, विसर्प आ गई ना समझ में, किस अवस्था में होती है, मैच्योर में लगभग स्टार्ट, जहां लेटरल अपर्दन होने लगता है, मतलब पार्श्वीय अपर्दन होने लगता है, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल में तो होगा ही नहीं। जैसे ही लेटरल इरोजन स्टार्ट होती है, और लेटरल इरोजन स्टार्ट होती है मैच सॉरी प्रौढ़ावस्था में, और प्रौढ़ावस्था में जैसे ही लेटरल इरोजन करेगा तो नदी थोड़ी सी मार्ग अपना बदलने लगेगी, होता है ना ऐसा। और ओल्ड स्टेज में आते आते ये गुम्फित नदी में बदल जाएगी, ब्रेडेड चैनल में बदल जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा इसमें, गोखुर झील का निर्माण हो जाएगा, हॉर्स सू का निर्माण हो जाएगा, ठीक है।
क्या चाहिए? हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। हाँ बनेगा। किसका सोल्यूशन? हाँ, तो इसका तो बहुत सारा चीज है ना। ऐसा थोड़ा है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बाढ़ का सोल्यूशन, बाढ़ का बचाव क्या क्या हो सकता है? ठीक है, और बताएं। आप ही लोग बता दीजिएगा इसको। मिट्टी के कटाव को रोकना होगा, प्राकृतिक तटबंध जो बन रहा है, बांध का निर्माण, ऊंचाई करना होगा। मतलब हकीकत में पानी का वॉल्यूम बढ़ने से ही बाढ़ आता है, ये ना आता है। उसको चैनलाइज करेंगे हम। आज गंगा नदी के पानी को कहाँ ले जाया जा रहा है पता है? हाँ ठीक है, अच्छा जवाब है, जेठियन के पास लेके जाया जा रहा है। एक तो सिंपल मीएंडर होता है, एकदम साधारण, नॉर्मल, मोनोसाइक्लिक, सिर्फ एक चक्रीय। ठीक ना? सिंपल, साधारण, इसको आप लिखते जाइएगा, ठीक ना? लिखते हाथ चलाते चलिएगा, बिशर्त में। पहले ये नहीं लिखिएगा, रुक जाइए। पहले किस बेस पे हम इसको बांट रहे हैं इसको समझना है। अपर्दनात्मक, अपर्दन के आधार पे बांटेंगे, ठीक ना? और अपर्दन के आधार पे जब बांटेंगे तो इसमें हम दो तीन कैटेगरी बांटेंगे। नॉर्मल, सिंपल और लेटरल इरोजन के आधार पे, मतलब क्या है, पार्श्व अपर्दन के आधार पे। यहाँ पार्श्व अपर्दन होगा ना, मोनोसाइक्लिक होगी यहाँ पे। क्या चीज नहीं दिख रहा है आपको? अभी दिख रहा है? ड्यू टू लेटरल इरोजन, पार्श्वीय अपर्दन के कारण, पार्श्व अपर्दन के कारण। नॉर्मल, सिंपल और मोनोसाइक्लिक, एक चक्रीय अपर्दन है ये, ठीक है? ये पहला हो गया। दूसरा,
इनसाइज्ड मिएंडर, अधः कर्तित विसर्प। हो गया है। इनसाइड या इनक्लोज्ड मींडर कहा जाता है, जिसको हिंदी में अधः कर्तित विसर्प कहते हैं। और अधः कर्तित विसर्प का निर्माण कैसे होता है? वर्टिकल इरोजन के आधार पे, तलीय अपर्दन के आधार पे, ठीक ना। और यहाँ क्या था? लेटरल इरोजन, पार्श्व अपर्दन, मतलब दोनों तरफ के साइड के अपर्दन के आधार पे। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं गंभीर भूत अपर, गंभीर भूत मतलब बहुत गहरा, entrenched and ingrown। ये वाला, ये गंभीर भूत या इनट्रेंच्ड एंड अंतःकर्तित और इनग्रोन, अंतःकर्तित है और यहाँ अधः कर्तित है, ध्यान रखिएगा। अंतःकर्तित और अधः कर्तित। अब ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए। जो पर्वत स्कंद हम बता रहे थे, पर्वत स्कंद बता रहे थे किसमें? इसके पहले वो भी पर्वत में बन रहा था, यूथफुल स्टेज में बन रही थी। वहां भी नदी क्या हो रही थी? लहरेदार हो रही थी, लेकिन किसके कारण? सेल संरचना के कारण हो रहा था। अब वहां है वर्टिकल इरोजन के कारण हो रहा है। इसका मतलब कि पर्वत पर भी जो नदी विसर्प होती है वो वर्टिकल इरोजन के कारण होता है। कोई दिक्कत? यहाँ पे है लेटरल इरोजन के कारण हो रहा है। अब इसका भी दो रूप है। एक गंभीर भूत, गंभीर भूत का मतलब इतना गड्ढा खोल दिया है, इतना गड्ढा मतलब उसको बनाया है विसर्प को, उसको काट करके गॉर्ज एंड कैनियन की तरह बना रहा है। एक तो गॉर्ज एंड कैनियन ऑलरेडी है और उसको क्या किया है? मिएंडरिंग के रूप में लिया गया है। उसको क्या कहेंगे? इंट्रेंच्ड। और इसको क्या कहेंगे? इनग्रोन। ये अंतः कर्तित है। अब उसके अंदर भी इस तरह की संरचना बना रहा है, इसको कहते हैं अंतः कर्तित।
हो गया, लिख लिया है टोटल। इसमें जो स्लोप का निर्माण होगा दोनों तरफ इक्वल होगा, लगभग यूनिफॉर्म होगा, एक रूप में होगा। लेकिन इसमें जो स्लोप का निर्माण होगा अलग अलग, दोनों वैली का अलग अलग, दोनों साइड का अलग अलग होगा, अनइक्वल होगा। लिख सकते हैं इसको हम, इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्लोप, और इसमें क्या होगा, अनइक्वल। दोनों तरफ असमान ढाल, और ये दोनों तरफ क्या होगा, वैली की दोनों तरफ समान ढाल। हम इसको भी कितना भाग में बांटे हैं, अपर्दनात्मक के आधार पे 1 2 एंड एक और है 3, सॉरी 3, इसको कहते हैं मिसफिट। बेमेल बिशर्प, बस। बेमेल बिशर्प, मिसफिट मिएंडर, हाँ कर देते हैं। ये जो है इनट्रेंच गंभीरभूत और इनग्रोन, ये कहां बनेगा, कठोर सेल पे, पहाड़ पे, ठीक है। कहां बनेगा, पहाड़ पर ही बनेगा। अधः कर्तित और अंतः कर्तित, हाँ जब वही पहाड़ पे बनेगा तो इसका दोनों बेटा तो ऑलरेडी वहीं रहेगा ना। इनसाइड मेंढर है, हाँ जब अधः कर्तित ही ऊपर बन रही है, कह रहे हैं कि इसका दोनों जो बेटा है इनग्रोन एंड एंट्रेंच्ड, ये तो उन्हीं के साथ रहेंगे, पापा के साथ रहेंगे, इसीलिए तो इनट्रेंच्ड एंड इनग्रोन है। बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा लूप भी होगा, हाँ डीप होगा मतलब। अभी दिखाते हैं, फिगर के साथ दिखाएंगे ना तो पता चल जाएगा। लिख लिए ना, ये कंप्लीट हो गया ना। अब है कि इसको हम, ये तो किसके आधार पे बांटे थे हम, हाँ अपर्दनात्मक के आधार पे। अब यहाँ आकारिकी के आधार पे एक और बांट देते हैं, और आकारिकी में सिर्फ कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 ही है। एक तो नॉर्मल बेबी है, लहरदार है, हॉर्स सोहू, हॉर्स सू हो गया, और ये ऑक्स वो लेक हो गया, जिसको गोखुर झील कहेंगे। गोखुर झील है, ये लहरेदार है, हॉर्स सू है, बस कुछ नहीं। आकारिकी के आधार, बस हाँ आकारिकी के आधार पे किस में, किसको इंग्लिश में मोर्फोलॉजी होता है,
मॉर्फोलॉजिकली बांटे हैं। किसमें, क्या किसमें पूछ रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकली के आधार पे, आकारिकी के आधार पे सिर्फ 3 है। लहरेदार जो पहला बताए थे ना, फर्स्ट फिगर ड्रैग किए थे लहरेदार वाला। फिर हॉर्स शू इसको कह सकते हैं, गोकुर झील की तरह होता है ये। हॉर्स शू मतलब घोड़े की टाप वाली जो होती है ना, वो है ऑक्सबो लेक, ये वाला गोखुर झील है ये, वे भी लहरदार। आकारिकी के आधार पे लिखना है, आकारिकी के आधार पे। अब इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? हाँ ना, ठीक है। अब मानव नेचर है ना, अब तो हो गया है। क्वेश्चन आपको मिसफिट, सॉरी, इनग्रोन एंड इनसाइड से पूछ सकता है। ये कठोर चट्टानों पे बनती है। अभी फिगर आउट करते हैं। हो गया तो फिगर बनाएंगे, इसका करेंगे, दिखाएंगे। कंप्लीटेड और नॉट? हाँ, ये वो गोकुर झील ही होता है, ऑक्सबो। और से इसको कह सकते हैं घोड़े की टाप जैसी संरचना या आकृति या स्थलाकृति। थर्टी से ज्यादा नहीं होता है। एंड लास्ट जो है टोपोग्राफी है, लास्ट टोपोग्राफी संप्राय मैदान। लास्ट दीजिएगा, संप्राय मैदान। मेंटरिंग समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? इनग्रोन एंड इनट्रेंच्ड से क्वेश्चन आता है, और ये इसको दिखा देते हैं फिगर से। लास्ट में लिखिएगा 10 टोपोग्राफी संप्राय मैदान। टोपोग्राफी मतलब होता है स्थलाकृति, और संप्राय मैदान होता है पेनी प्लेन। ये तो लिखाए हैं, पेनी प्लेन। पेनी प्लेन। और संप्राय मैदान समझ में आया कि नहीं? सबसे लास्ट में जब इरोजन पूरा सब इरोजन कर देगा, जितना तरह के आप फिगर देखे हैं, जितना तरह के स्थलाकृति देखे हैं, सभी को क्या करेगा? समतल भूमि में बदल देगा, अपरदन करते कालांतर में, समय के अनुसार करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों वर्षों में क्या करेगा? जितना भी देखे हैं, गॉड, कैनियन, क्षिप्रिका, जलप्रपात, संरचना, तमाशा, सोपान, जल गर्तिका, पोर्टहोल, अवनमन कुंड, जितना भी देख रहे हैं, नदी, वेदिका, पर्वत, स्कंद,
सभी को ऐसा करेगा, एक कालांतर समय में आने वाला एक समय लगेगा लाखों करोड़ों बरस, वो समतल भूमि में बदल सकती है। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और जो वही समतल भूमि में बदल देता है तो कहीं कहीं क्षेत्रीय स्तर पर बदल सकता है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी बदल सकता है, लेकिन लाखों करोड़ों अरबों बरस लगेगी, है ना। तो यही अपर्दन के, अपर्दन जो चक्र है, 3 चक्र बताए थे अपर्दन का, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों चक्र पूरा नहीं होता। आदर्श अपर्दन चक्र जो होना चाहिए, ये तीनों चक्र अपने आप में साइकिल नहीं हो पाता। यही कारण है कि आज भी पहाड़ पर्वतों का अस्तित्व लाखों करोड़ों वर्षों से है। अदरवाइज अगर ये अपर्दन चक्र पूरा हो जाता तो समतल प्राय मैदान में बदल जाती, है ना। और समतल प्राय मैदान फिर भी कह रहा है कि समतल प्राय मैदान पूरा हो ही नहीं सकता, उसमें से कुछ ऐसे टीले जरूर रहेंगे जिसको अपर्दित नहीं किया जा सकता है, उसको मोनेड नॉक कहते हैं। ये सब करवा दिए हैं। अब है कि अगर अपर्दन, आदर्श अपर्दन चक्र की बात करते हैं, और ये साइकिल होता है, इसमें भी यूथफुल होता है, मैच्योर होता है, उसके बाद जाकर के ओल्ड स्टेज में पहुंच जाता है अपर्दनात्मक प्रक्रिया। और ये अपर्दन अगर पूरा हो जाता तो दिक्कत हो जाती, इसीलिए अपर्दन पूरा होता ही नहीं, ये साइकिल पूरा कर ही नहीं पाता। बीच में कभी भूकंप आ जाता है, तो बीच में कभी ज्वालामुखी फट जाते थे, बीच में कभी किसी भी स्थान का उत्थान हो जाता है, बीच में किसी अवतलन हो जाता है और उत्संबलन हो जाता है, ठीक ना। तो तमाम प्रोसेस चलते रहती है। यही कारण है कि आदर्श अपर्दन चक्र का पूरा साइकिल नहीं हो पाता, और जब पूरा साइकिल नहीं हो पाता तब फिर से न्यू स्टेज में पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है? इसी को नवोन्मेष कहते हैं। क्या कहते हैं? नवोन्मेष कहते हैं, रिजुवनेशन कहते हैं, पुनर्यौवन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले संप्राय मैदान लिख लीजिए। संप्राय मैदान, संप्राय मैदान पूर्ण रूप से अपर्दन चक्र, पूर्ण रूप से आदर्श अपर्दन चक्र पूरा होने पर पूर्ण रूप से आदर्श अपर्दन चक्र पूरा होने पर एक आकृति विहीन मैदान है, एक आकृति विहीन मैदान है, एक आकृति विहीन, मतलब इसमें अब क्या है कुछ पता नहीं चलेगा। आकृति विहीन हो गया है, कुछ नहीं, समतल प्राय मैदान में बन गई है। आकृति विहीन क्या है, मैदान है, जिसे डेविस ने जिसे डेविस ने पेनी प्लेन की संज्ञा दी है, जिसे डेविस ने पेनी प्लेन की संज्ञा दी है। यही संप्राय मैदान होता है, ठीक ना। फिगर से एक एक बताते जाइएगा क्या 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 चीज करवाएं अभी। मेंडरिंग हो गया है ना? कितना गड्ढा काटा है, गॉज एंड कैनियन का रूप है, और इस तरह से नदी इधर से आई है, इस तरह से इधर जा रही है। ये क्या है, एक तरह का क्या है, इस तरह हॉर्स है कि नहीं है, ये बता रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा समझिए। कितना डीप काटा है इसको देखिए, पत्थर को कितना डीप काटा है, लगता है कि कोई आराम से छेनी हथौड़ी से काटा है, लेकिन जबकि ये नदी का कार्य है, ठीक ना। इसी को इंट्रेंच्ड कहते हैं, चूंकि ये कठोर शैलों को बहुत गहरा करके काटा है। ये गॉर्ज एंड कैनियन है, लेकिन लहरेदार बन गई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेंढर कहते हैं, ठीक ना। ये क्या है, गॉर्ज है, कैनियन है, ये भी शेप वैली है, बहुत गहरा वैली है, लेकिन ऐसा कटिंग किया है, लगता है कि कोई कारीगरी कर गया है इस पे।
ये तो और भयानक है। ये गॉर्ज कैनियन ये भी है, लेकिन इतना गहरा काटा गया है और जो लहरेदार बन गई है, इसलिए क्या है, ये मिएंडर है, ठीक ना। और भी से पहले देखिए किस तरह से संरचनात्मक सोपान की तरह इसमें समय समय पे काटते गया है, कितना गहरा बना है। आपको क्या लगता है 2 दिन में बन गया? कितना करोड़ वर्ष लगा होगा इसको काटने में पूरा को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? क्या चीज? खादर? खादर यहाँ कहां पढ़ना आपको? किसमें? खादर यहाँ नहीं है, बांगर खादर वो अलग टॉपिक है, वो निक्षेपात्मक हो जाएगी आपको, ठीक ना। गंगा नदी में, गंगा नदी से चाहे जिस भी नदी से बनने वाली हो, ये न्यू है, डिपोजिटेड है, वो फीचर है वो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इरोजनल पढ़ रहे हैं, उसके बाद डिपोजिटेड पढ़ेंगे ना, डिपोजिशनल फीचर पढ़ेंगे तो डेल्टा से रिलेटेड है। वो तटीय बांध के बाद जो बाढ़ आता है ना, उसके बाद बाढ़ के बाद जस्ट तुरंत जो आती है, मिट्टी को बिछा दिया जाता है किनारे पे, वो बनती है। या फिर गंगा नदी से ऊपर से निकलने वाली गिरिपद होता है, बहुत बड़ा बोल्डर पत्थर को नीचे गिरा दिया जाता है, उसके बाद जो बाढ़ का मैदान आता है, फिर नदियां बनती है, नदी के बाद जो बाढ़ का मैदान आता है उसको वहीं कहते खाता। संप्राय मैदान किस क्यों नहीं है ये वाला? हाँ, आप जाइएगा, सिंधु नदी देख रहे हैं, अभी लिख पाते हैं, सिंधु नदी तो बहुत बड़ा गौज का निर्माण किया है हिमालय को काट करके। हाँ डेफिनेटली। और ग्रांड कैनियन तो कोलोराडो यूएसए का लिखा है, यूएसए का लिखा है। अभी समय 15 मिनट और बच रहा है, आप लोग लिख लीजिए जल्दी सा। लास्ट ये हो गया, अपर्दनात्मक स्थलाकृति टोटल कंप्लीट हो गई है। अब एक हम कल जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे नदी अपहरण का, है ना, नदी अपहरण कहाँ होती है, इसको पहले नवोन्मेष लिख लीजिए, नवोन्मेष, या नहीं तो नदी का कार्य एवं संबंधित स्थलाकृति, नदी का कार्य एवं संबंधित स्थलाकृति। थोड़ा सा हाथ तेज चलाइएगा चूंकि लंबा टॉपिक है। नदी का कार्य तथा संबंधित स्थलाकृति। अब पहले हम अपर्दन साइकिल बताए थे, इरोजन साइकिल बताए हैं तीनों का, इसमें भी 3 स्टेज होगा। नदी का जो मार्ग है ना, उसको लिखिएगा जल्दी से। नदियों के उद्गम स्थल, नदियों का उद्गम स्थल, और उद्गम स्थल कहाँ होता है, या तो कोई नदी बहुत बड़ा झील से निकलता है, पर्वत पर से निकलता है ना, बहुत सारा नदियां मिला करके निकलती है, ऐसे बनता है ना, तो उद्गम स्थल में लिखिएगा झील, ब्रैकेट में लिखिएगा हिमनद, वर्षा का जल, झरना आदि हो सकता है। लिख लिए? नदी का मार्ग एवं संबंधित स्थलाकृति पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। क्या है नदी का मार्ग, इसका मतलब नदी का 3 स्टेज यहां भी होगा, और नदी 3 मार्ग से 3 फेज में गुजरेगी, सॉरी 3 फेज से ये अपना मार्ग को ले जाएगी। पहला तो ऊपर से, फिर नीचे, उसके बाद फिर सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे लिखना हम लोग। लिखिए, उद्गम से मुहाने तक, उद्गम से मुहाने तक के नदी मार्ग को, उद्गम से मुहाने तक नदी की मार्ग को ऊपरी भाग, मध्य भाग एवं निम्न भाग में, ऊपरी भाग, मध्य भाग एवं निम्न भाग में विभाजित किया जाता है। एग्जाम्पल, गंगोत्री से हरिद्वार तक, एग्जाम्पल में लिखिएगा गंगोत्री से हरिद्वार तक, गंगोत्री से हरिद्वार तक गंगा का ऊपरी भाग, हरिद्वार से राजमहल तक
हरिद्वार से राजमहल तक हरिद्वार से राजमहल तक मध्य भाग हरिद्वार से राजमहल तक मध्य भाग एवं राजमहल से बंगाल की खाड़ी तक निम्न भाग माना जाता है। पहला लिखेगा नदी का ऊपरी भाग, पहला में नदी का ऊपरी भाग या पहाड़ी भाग, नदी का ऊपरी भाग या पहाड़ी भाग। इस भाग में तीव्र ढाल के कारण इस भाग में तीव्र ढाल के कारण लिख लिए, इस भाग में तीव्र ढाल के कारण नदी का वेग काफी तीव्र होता है, नदी का वेग काफी तीव्र होता है। तथा नदी तलीय अपर्दन तथा नदी तलीय अपर्दन का कार्य करती है, तलीय अपर्दन का कार्य करती है। इस भाग में गॉर्ज, कैनियन, इस भाग में गॉर्ज अंडरलाइन करते जाएंगे, इस भाग में गॉर्ज, कैनियन, भी आकार की घाटी, गॉर्ज कैनियन भी आकार की घाटी, जलज गर्तिका, जलज गर्तिका या जल गर्तिका, पर्वत स्कंद, इसको इंटरलॉकिंग कहते हैं, अंतर्गर्थित पर्वत स्कंद कहते हैं। लिखिए पर्वत स्कंद, जलप्रपात एवं क्षिप्रिका, जलप्रपात एवं क्षिप्रिका आदि का निर्माण होता है। लिख लिए, क्षिप्रिका का निर्माण होता है। नदी के ऊपरी भाग में शीर्ष अपर्दन द्वारा, नदी के ऊपरी भाग में शीर्ष अपर्दन द्वारा हेडवर्ड इरोजन कहते हैं। एक नदी दूसरी नदी का सारा जल, एक नदी शीर्ष अपर्दन द्वारा एक नदी दूसरी नदी का सारा जल अपने में ले आती है, एक नदी दूसरी नदी का सारा जल अपने में ले आती है। इसे नदी का रुंडन, इसे नदी का रुंडन रिवर बिहेडिंग, रुंडन नदी का रुंडन, रिवर बिहेडिंग और या नदी अपहरण, रिवर पायरेसी कहा जाता है। किस अवस्था में हो रहा है ये सब चीजें? यूथफुल में, फर्स्ट स्टेज में, ठीक ना। तो नदी अपहरण या नदी का रुंडन कहा जाता है, रिवर पायरेसी। अपहरण करने वाली नदी को, अपहरण करने वाली नदी को हारिनी नदी, हारिनी पायरेट रिवर, हारिनी नदी, और जिस नदी का अपहरण होता है, और जिस नदी का अपहरण होता है
और जिस नदी का अपहरण होता है उसे हरिता या बिहेडेड स्ट्रीम कहते हैं। बिहेडेड स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। हरिता नदी में अपहरण बिंदु के नीचे, हरिता नदी में अपहरण बिंदु के नीचे हरिता नदी में अपहरण बिंदु के नीचे जल की मात्रा कम हो जाती है। हरिता नदी में अपहरण बिंदु के नीचे जल की मात्रा कम हो जाती है एवं नदी पहले से छोटी नदी के रूप में, एवं नदी पहले से छोटी नदी के रूप में बहने लगती है। एवं नदी पहले से छोटी नदी के रूप में बहने लगती है जब उसमें जल की मात्रा कम हो जाती है, जब उसमें जल की मात्रा कम हो जाती है जबकि घाटी की चौड़ाई वही रहती है, जबकि घाटी की चौड़ाई वही रहती है। अब मान लिया पानी कम जाएगा तो घाटी थोड़ी छोटा हो जाएगी, नहीं ना, तो घाटी की चौड़ाई वही रहती है। क्या होगा इसमें, अब क्या होगा स्थिति देखिए, इसको मिसफिट रिवर कहेंगे। क्यों? क्योंकि मिसफिट बेमेल हो गई है। जितना घाटी चौड़ा है पानी का वॉल्यूम उतना जाना चाहिए। अब क्या हुआ है, कोई दूसरी नदी उसको अपहरण करके लेके चला गया, पानी का मात्रा कम जाएगा ना उसमें, क्योंकि उसका पानी चला गया कहाँ, जो नदी उसको अपहरण किया हो, अब तो पानी कम जाएगा ऐसे भी इसमें। दूसरी बात है, इसको समझेंगे फिगर से। अब पानी कम जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, मिसफिट रिवर कहेंगे। क्या कहेंगे, मिसफिट रिवर। आगे लिखिए, अभी तक क्या लिखे, घाटी की चौड़ाई वही रहती है, उसके जल प्रवाह की तुलना में, उसके जल प्रवाह की तुलना में घाटी बहुत बड़ी मालूम पड़ती है। घाटी बहुत बड़ी मालूम पड़ती है। इस प्रकार के छीन नदी को, इस प्रकार के छीन नदी मतलब निम्न हो गया, छीन नदी को मिसफिट रिवर या बेमेल नदी कहते हैं। मिसफिट रिवर या बेमेल नदी कहते हैं। इस नदी में जल कभी कभी काफी कम हो जाता है। इस नदी में जल कभी काफी कम हो जाता है एवं इसका उद्गम स्थल, एवं इसका उद्गम स्थल अपहरण बिंदु से थोड़ा नीचे चला जाता है। अपहरण बिंदु से थोड़ा नीचे चला जाता है एवं दोनों के बीच, एवं दोनों के बीच घाटी जलहीन हो जाती है। दोनों के बीच घाटी जलहीन, दोनों के बीच घाटी जलहीन हो जाती है, जिसे शुष्क घाटी, जिसे शुष्क घाटी दर्रा या वायु दर्रा विंड गैप कहा जाता है, या वायु दर्रा विंड गैप, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वायु दर्रा या विंड गैप कहा जाता है। ठीक है, समझ लेते हैं, ठीक ना। रिवर
पायरेट जो हो रही है, एक हारनी रिवर, एक हरिता रिवर। हारनी रिवर जो होगा मतलब जो हरण करने वाला होगा, अपहरण करने वाला रिवर होगा, उसकी वैली बहुत डीप होगा। किसके अपेक्षा? जिसको अपहरण किया जा रहा हो। इसका मतलब अपहरण होने वाली जो नदी का पूरा पानी किस में आ जाएगा? अब अपहरण करने वाला में आ जाएगा। उसका डीप वॉल्यूम ज्यादा है, घाटी बड़ी है, घाटी गहरा बहुत है। ठीक है, तो सपोज दैट ये रिवर है, इसके समानांतर एक और रिवर चल रही थी, ठीक ना। कुछ समय ऐसा आता है कि ये रिवर यहां से कट करके यहां मिल जाएगी और फिर इस दिशा में बहने लगेगी। तो जो ये मेन रिवर हो गया, अब रिवर जो पहले से बह रही थी, अब तो इस दिशा में बह ही रही थी, पहले बह रही थी ना, पानी ऐसे चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा बैरियर आया जो यहाँ आ गई। इसकी घाटी गहरी है तो पूरी की पूरी पानी कहाँ आ गई? मान ली इस नदी में बाढ़ आ गया, सपोज दैट। अब बाढ़ जैसी आया तो बाढ़ का पानी क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ना। अब जिस दिन इस नदी का पानी इस नदी में रिवर ए, रिवर बी का पानी रिवर ए में फ्लो कर जाएगा और अपर्दन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये अलग रास्ता बना लेगी, चूंकि घाटी इसकी गहरी है इसलिए इसका टोटल पानी लगभग यहाँ आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ से सिर्फ नदी जब निकलती है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर में ही उसकी ट्रिब्यूटरी होती है, उसके नीचे भी ट्रिब्यूटरी होती है। गंगा का उदाहरण ले लीजिए, सिर्फ वहां ही नहीं ट्रिब्यूटरी है, नीचे भी है, कोसी वगैरह सब, ठीक ना। तो मान ले सपोज दैट यहाँ भी ट्रिब्यूटरी है, यहाँ भी ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ का पूरा पानी तो जरूर यहाँ चलाया गया, लेकिन इसकी जो उद्गम बिंदु अब तो नीचे चलाएगा ना। इससे जो उद्गम बिंदु यहाँ था, मतलब इसका सोर्स यहाँ था, अब सोर्स कहाँ हो गया? यहाँ चला गया। कोई दिक्कत समझने में? अब जैसे ही सोर्स यहाँ चला आया है तो वॉल्यूम तो पानी तो ऐसे ही घट गया इसका, लेकिन नदी की जो चौड़ाई थी, घाटी था, क्या ये भी घटेगा? नहीं घटेगा ना, सेम रहेगा। पानी कम गया जरूर, लेकिन घाटी वही है। इस प्रकार जब घाटी वही है और पानी कम गया है, तब इस तरह से नीचे होकर के पानी बहने लगेगी। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? मिसफिट रिवर कहेंगे, बेमेल रिवर। क्योंकि पानी के साथ इसकी जो घाटी है असंगता पैदा हो गया है ना। घाटी चौड़ी, पानी बहुत छोटा, ठीक ना, बहुत कम मात्रा में। अब है, अब यहां से लेकर के यहां तक की स्थिति जो होगी, हो सकता है कि जो पानी इधर मुड़ गया था, यहां से यहां तक के बीच में जल विहीन या जलहीन क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? इसी को क्या कहते हैं? विंड गैप कहते हैं। क्लियर? इसी को क्या कहेंगे? विंड गैप कहेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो बचा हुआ है मध्य और निम्न भाग, वो हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके।